हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीए इंटर के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे हॉरिबल पेपर के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टैक्स की। और इसको मैं इंटरेस्टिंग और हॉरिबल क्यों बोल रहा हूँ? सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये टैक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मतलब कि आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अभी मैं जाऊँगा, अपने किसी दोस्त की इनकम पूछूंगा और उससे उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करूँगा और उसके टैक्सेस बचाऊँगा। मतलब बहुत मज़ा आएगा। दूसरी बात हॉरिबल इसलिए है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। मतलब आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आई थिंक उसमें सबसे वास्ट सिलेबस इसी का है। मेरे अटेम्प्ट में इसमें 5 बुक्स हुआ करते थे। इस अटेम्प्ट में आई थिंक 4 बुक्स हैं। बट फिर भी उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट उतना ही है। हाँ, एक चेंज है कि मेरे अटेम्प्ट में 60-40 हुआ करता था। 60 मार्क्स का डीटी और 40 मार्क्स का जीएसटी। इस अटेम्प्ट में उन्होंने 50-50 किया है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि जीएसटी रिलेटिवली ईजियर होता है। स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी। सबसे पहले बुक्स कौन सी फॉलो करनी है? आई रिपीट, आईसीआई मॉड्यूल के अलावा कुछ और नहीं फॉलो करनी है। ठीक है, ये बात मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ। ये बात आपके सी इंटर के हर एक सब्जेक्ट के लिए वैलिड है कि हाँ, आपको आईसीआई मॉड्यूल के अलावा कोई और बुक फॉलो नहीं करनी है। ठीक है। उसके बाद आती है कि पढ़े कैसे। तो सबसे पहले आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं। आपने जहाँ से भी लेक्चर्स ले रखी है, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो ही लाइव देखो। अदरवाइज अगर आपको डाउट्स नहीं आ रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड देखो। रिकॉर्डेड में 1.25x 1.5x 2x जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो उसमें वीडियोस देखो और अपना टाइम सेव करो। लेक्चर्स में जो आप टाइम सेव करोगे वो आप सेल्फ स्टडी में डिवोट करोगे। और सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब लेक्चर्स देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात हर एक स्टेज के लिए वैलिड है, फाउंडेशन इंटर मतलब सबके लिए वैलिड है। तो सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा टाइम दो, लेक्चर्स पे उतना मत फोकस करो। मतलब फोकस तो करो, ऑब्वियसली उसी से समझ में आएगा, बट लेक्चर से ज़्यादा तुम्हें फोकस करनी है सेल्फ स्टडी पे। अब दूसरी बात, तुम्हें इस सब्जेक्ट में नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब नोट्स कैसे बनानी है? नोट्स मतलब तुम्हारे जो सर पढ़ा रहे होंगे तो वो नोट्स तो बनवाते ही होंगे, तो या तो उनसे कर लो या फिर तुम सर ने पढ़ा दिया तो अब तुम्हें उसको जाके सेम आईसीआई मॉड्यूल से पढ़नी है उस कॉन्सेप्ट को। अब जो भी आईसीआई मॉड्यूल में राम कहानी लिखा हो उसको तुम्हें समराइज़ करना है 3-4 लाइन में कि हाँ, ये बोल क्या रहा है। मतलब बुक की लैंग्वेज तो समझ में नहीं आने वाली है तुम्हें, तो अब उसको तुम्हें अपने वर्ड्स में समराइज़ करना है और उसे तुम्हें बुक में लिखना है। सॉरी, अपनी कॉपी में समराइज़ करके नोट्स बना लेनी है उस पूरे प्रोविज़न की। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और उसके अलावा आईसीआई ने हर एक चैप्टर के अंत में टैक्स में समरी दिया हुआ है, तो उसको भी रेफर कर सकते हो। बट मतलब उसमें भी तुम्हारा पूरा समराइज हो जाएगा, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें सेम वही बात बुक की लैंग्वेज में लिखी हुई है जो कि समझना थोड़ा सा मुश्किल है। समझने को तो उसको भी समझ सकते हो। तो इसलिए बेटर ये होगा कि तुम खुद से नोट्स बना लो। जैसे बनाने का मन हो वैसे बना लो, या तो सर जो नोट्स करवा रहे हो उससे कर लो या फिर खुद से बना लो, सब बराबर ही है। उसके बाद इतना तुम्हें करना है। अब इस सब्जेक्ट में मैं नोट्स के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? तो क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें बुक की लैंग्वेज उतनी ज़्यादा मैटर नहीं रखती है। मतलब जब आप एग्जाम दे रहे हो तो बुक की लैंग्वेज में लिखना है, मतलब जो भी थ्योरी है वो बुक की लैंग्वेज में लिखना है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ, आप बुक की लैंग्वेज में ही लिखो, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। कोई भी थ्योरी क्वेश्चन हो गया या फिर जो भी आप नोट्स बना रहे हो हर एक क्वेश्चन के बाद, तो उसमें आप अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हो। इसलिए चिल रहो, नोट्स बनाओ और उससे करो। अब उसके बाद क्वेश्चंस कहाँ से करें? क्वेश्चंस आपको सबसे पहले ऐसे ही मॉड्यूल से करने हैं। मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चंस है, तो वहाँ से करो। और जो भी क्वेश्चंस इजी लगे उसको आपको छांट देना है, मतलब साइड कर देना है। और जो भी क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड लगे उसमें एक टिक मारना है। फिर आप जब दूसरी बार रिवाइज करने जाओ सेम वही प्रोसेस, जिस पर टिक लगाओ सिर्फ उसको देखना है। और जो पहले रिवीजन में ना बने उसमें एक बार फिर से टिक मारना है। सेम गोज फॉर सेकंड रिवीजन। ठीक है, इससे क्या होगा कि 1.5 डे की स्ट्रेटजी आपकी तैयार हो जाएगी कि हाँ, ये क्वेश्चन ही देखने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टिक है, ये कर लेना। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है ना, मॉड्यूल में है आरटीपी मिला के भी उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो इससे एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। मान लो जैसे कि एक सेक्शन है डिडक्शन का सेक्शन, ATRRB जो कि रॉयल्टी की बात करता है, तो उसके क्वेश्चन मान लो बुक में नहीं है। अब आपको क्या करना है कि कहीं से भी उसका एक क्वेश्चन ढूंढ लेना है। नेट से ढूंढ लो या फिर कहीं और से किसी टीचर की देख लो। वो क्वेश्चन आपने ढूंढ लिया और उसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली आता है एग्जाम में तो मुझे इसको कैसे करना है। ऐसे कुछ कुछ सेक्शंस हैं तो वो आप देख लेना कि हाँ, मतलब कहाँ से करने हैं आपको, ऐसे कर लेना। और क्या करना है कि हाँ, कुछ कुछ सेक्शंस और प्रोविजंस आपको छोड़ने हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो छोड़ने के लिए आपको सबसे पहले पीवाईक्यू का एनालिसिस करना होगा कि हाँ, कौन कौन इंस्टीट्यूट का हॉट टॉपिक है और कहाँ कहाँ से इंस्टीट्यूट कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। ये आप जब आईसीआई की आरटीपी एमटीपी देखोगे तो या फिर पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कौन कौन इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है।
उसे क्या करना कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे, मतलब 100% सिलेबस करना बहुत टफ है, तो क्यों ना हम 85-90% सिलेबस करें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, सैलरी में एक प्रोविज़न है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। तो मतलब कोई बंदा वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेता है तो उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा, ऐसा करके कुछ था, जिससे ICAI ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था, या फिर बोले तो वो कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था। तो ऐसे कर सकते हो। उसके बाद पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज अच्छे से करना है कि हाँ उसका पैटर्न क्या होता है और कैसे क्वेश्चंस पूछता है ICAI। उसके बाद GST की बात करें तो GST में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं चैप्टर के अंत में, वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सब आपको करने हैं। और मतलब है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उसको बहुत छोटा कर दोगे जब आप उस पर टिक टिक करते जाओगे। जो थोड़ा सा हार्ड लगा उसे टिक कर दिया, फिर अगले डिवीजन में आया तो फिर एक और टिक कर दिया, अगर वो क्वेश्चन फिर से हार्ड लगा तो सेम गोज फॉर सेकंड डिवीजन। ऐसे क्या होगा कि आप देखो कि कुछ क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टिक है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आगे मैं बताने वाला हूँ वीडियो में। फिर क्वेश्चंस को आपको रिड्यूस करने हैं, ये मैंने बता दिया कि हाँ कैसे रिड्यूस करने हैं। अगर आपने अकाउंट्स वाला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने डिटेल में बताया था इस बारे में, आप समझ गए होगे आई गेस। उसके बाद आपको सेम करना है RTP के लिए। RTP उठाना है चैप्टर वाइज और उसको टिक टिक करते जाना है। जो क्वेश्चन ईजी लगे साइड कर दो, जो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगे उस पर एक टिक कर दो। फिर अगली बार जब RTP को रिवाइज करोगे तो फिर सिर्फ आप टिक वाला पोर्सन ही देखोगे, टिक वाले पोर्सन में अगर कोई हार्ड लगे तो उसको एक बार और टिक कर दो। सेम ऐसे ही करो, आराम से करो, सब हो जाएगा। उसके बाद PYQ करे या ना करे, PYQ करना, लेकिन 2-3 अटैम्प्ट का है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि PYQ में अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप बहुत पुराना PYQ कर रहे हो तो वो इररिलेवेंट है, मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। तो PYQ देख लेना एक बार, करने का मन हो तो 2 अटैम्प्ट का करना, उससे ज़्यादा मत करना। और बस PYQ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद MCQ की बात करें तो सबसे पहले MCQ में आप अगर ICAI BOS पे जाओगे तो MCQ की बुकलेट दे रखी है ICAI ने, वो कर लेना। हालांकि वो मेरे अटैम्प्ट तक ही वैलिड थी, बट आपको भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हाँ, मेक श्योर कि उसमें जो जो क्वेश्चंस पे अमेंडमेंट आ रखे हैं उसे आप छोड़ दे रहे हो, क्योंकि अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी एक और बात बोलूँगा कि उसमें जो हार्डनेस लेवल है ICAI MCQ बुकलेट में, सेम हार्डनेस लेवल एग्ज़ाम में भी होता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि ICAI के BOS पे जाके अगर आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे MCQ, वन लाइनर, केस सिनेरियो सब देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हो। हाँ, उसमें एक और अच्छी बात है कि आप अपना लेवल सेलेक्ट कर सकते हो, ईजी, मीडियम, हार्ड। अगर आपको ईजी बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है, मतलब उसके सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, तो आपको जाना है मीडियम पे। मीडियम भी ईजी लग रहा है तो आप चले जाओ हार्ड पे। तो इससे आप अपना लेवल जज कर सकते हो कि हाँ मैं अभी किस लेवल पे हूँ। ये हो गई MCQ की बात। एक और काम करना, MCQ बुकलेट से प्रैक्टिस करो या फिर BOS के साइट पे जो MCQ दी गई है उससे प्रैक्टिस करो। दोनों में आपको टिक करते रहना है ताकि आप जब अगली बार आओ तो कम क्वेश्चंस का सामना करना पड़े। ठीक है, ये चीज़ हर एक चीज़ के लिए, ये चीज़ मतलब हर जगह वैलिड है। आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो या फिर क्वेश्चंस कर रहे हो या फिर MCQs कर रहे हो, टिक तो करते रहना है। ठीक है। उसके बाद 50 नंबर का DT है, 50 नंबर का GST है। आपको ज़्यादा फोकस करना है GST पे, क्योंकि GST रिलेटिवली बहुत ईजियर है इनकम टैक्स से। बट ये गलती मत करना कि सिर्फ GST पढ़ के चले जाना और DT को पूरा छोड़ देना, क्योंकि मतलब अगर आप GST सिर्फ पढ़ के जा रहे हो तो आप गारंटीड फेल होने वाले हो, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा खेला कर रहा है लास्ट 2-3 अटैम्प्ट से। वो क्या कर रहा है कि इनकम टैक्स को रिलेटिवली थोड़ा ईजियर बना देता है और GST को थोड़ा सा हार्ड बना देता है। इससे क्या हुआ, अगर आप दोनों पढ़ के गए हो तो आप इनकम टैक्स में तो बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, बट GST में उतना इजीली स्कोर नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा देख लेना, GST पे ज़्यादा फोकस रखना है, बट मेक श्योर कि आप इनकम टैक्स भी करके जा रहे हो। हाँ, अगर इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगे तो इनकम टैक्स में आपको चैप्टर छाँट लेने हैं कि हाँ ये जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब मुझे करने हैं और बाकी सब छोड़ देना। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है और तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है तभी ये करना, अदरवाइज तुम्हें मोस्ट ऑफ द चैप्टर इनकम टैक्स GST दोनों के करके जाने हैं अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो। अब बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन 2-3 बार करना है, और रिवीजन में क्या करना है कि जो भी तुमने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चन जो तुमने रिड्यूस किए हैं उसको रिवाइज करना है, और जो भी MCQ तुमने टिक कर रखा है उसको रिवाइज करना है। अब पहले रिवीजन में जो तुमने टिक किया हुआ है सिर्फ उसको रिवाइज कर रहे हो, तो एक बार देख लेना कि हाँ जो क्वेश्चन टिक किया हुआ फिर से नहीं बने उसको एक बार और टिक करना है। ठीक है, और MCQ में भी सेम चीज़। और फिर आना है दूसरे रिवीजन में भी जो हार्ड लगे उसको एक बार और टिक करना है। ऐसे क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे हो गए 3 टिक वाले, कुछ 2 टिक वाले और कुछ सिर्फ 1 टिक वाले, और जिस क्वेश्चन पे कोई भी टिक नहीं है वो बहुत ईजी है, उसको छोड़ देना है। दूसरी बात, GST में बहुत सारे क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा ईजी दे रखे हैं उन्होंने, तो उसको तुम्हें छोड़ देना है, क्योंकि GST में क्वेश्चंस 5 मार्क्स के ही आते हैं थ्योरी में। आई गेस इस अटेम्प्ट में थोड़ा सा चेंज होगा तो 2-3 मार्क्स का दे सकते हैं,
इसकी मैं प्रोबेबिलिटी रखता हूँ, बट बहुत जो इजी क्वेश्चंस होंगे उसको हटा देना यार, वो कोई काम के नहीं है, ऐसे कर लेना। और जब रिवीजन कंप्लीट हो जाए तो 2 मॉक टेस्ट पेपर एटलीस्ट देना, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी स्पीड क्या है, क्या तुम 3 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ऊपर से तुम्हें क्वेश्चन सिलेक्शन पता चल जाएगा कि हाँ ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड, इस चैप्टर से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आता है, तो ये वाले क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट नहीं करने हैं, और कौन से क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट करने हैं ये सब तुम्हें मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो तुम जो मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो उससे तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लो। अब बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे अटैम्प्ट में अमेंडमेंट 10-15 मार्क्स का आया था, और ये हर एक अटैम्प्ट में होता है कि हाँ एटलीस्ट 10 मार्क्स का तो अमेंडमेंट वो लोग देते ही हैं। तो अमेंडमेंट को गलती से भी छोड़ के नहीं जाना। अमेंडमेंट छोड़ रहे हो तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैंने क्या किया था कि मेरे दिमाग में पहले से था कि हाँ मुझे अमेंडमेंट करना है, बट मैं करना भूल गया। अब मुझे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले याद आ रहा है कि भाई मैंने तो टैक्स का अमेंडमेंट किया ही नहीं। अब मैंने क्या किया कि जो 1.5 दिन बचे थे उसमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ किए, जो मैंने नोट्स बना रखे थे या फिर जो भी क्वेश्चन थे उसको रिवाइज़ किए। बट उसके बाद क्या किया कि जो एग्ज़ाम के दिन था उस दिन सुबह सुबह मैंने सबसे पहले इनकम टैक्स का एक वीडियो देख लिया, यूट्यूब पे अवेलेबल होता है अमेंडमेंट का वीडियो, और जीएसटी का भी एक वीडियो देख लिया, बस उससे मेरा काम हो गया। और भाई मैं एग्ज़ाम में जाके देख रहा हूँ कि 10 नंबर से ऊपर का अमेंडमेंट से क्वेश्चन है, आई थिंक 10-15 मार्क्स का था जो भी था। तो अमेंडमेंट मत छोड़ के जाना, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एग्ज़ाम के दिन क्या करना है। सबसे पहले तो रिलैक्स रहो। बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं कि भाई टैक्स का एग्ज़ाम है, ये वो मतलब हार्ड है ऐसे वैसे। तुम्हें रिलैक्स रहना है, मतलब आराम से चिल रहो, गाने सुनो, गाने गा लो अगर मन है तो, या फिर अगर बिलीवर हो तो भगवान का कुछ जाप वाप कर लो, गीता का श्लोक याद कर लो, जो करना है कर लो। बस तुम्हें अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, या फिर मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन बहुत लोग करते हैं, मैंने तो नहीं किया था, तो अगर उससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स होता है तो वो कर लो। तुम्हें रिलैक्स रहना है। ठीक है। उसके बाद अब मिलेगा तुम्हें पेपर मिलता है 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले, 15 मिनट जो भी टाइम मिल रहा है उसको तुम्हें इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। इफेक्टिवली यूटिलाइज मतलब तुम्हें सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चंस को हटा देने हैं। कंपलसरी क्वेश्चंस के अलावा जो भी क्वेश्चंस है उसमें से तुम्हें क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं कि हाँ मैं यही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाला हूँ। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चंस को अरेंज करना है कि ये क्वेश्चन मुझे सबसे ईजी लगा तो उसे मैं पहले अटैम्प्ट करूँगा, जो हार्ड लगा उसे मैं बाद में अटैम्प्ट करूँगा। ठीक है। ये तुम्हें करना है दोनों में, DT IDT दोनों में। उसके बाद तुम्हें 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हो, अगर 15 मिनट में तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा है तो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लेना। प्रॉपर प्लानिंग कर लेना कि ये क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करूँगा, कौन सा क्वेश्चन बाद में अटैम्प्ट करूँगा। दूसरी बात, जब भी स्टार्ट करो पेपर, स्पीड स्टार्टिंग से ही बना के रखो। टैक्स का पेपर बहुत वास्ट होता है तो उसमें स्पीड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो स्पीड स्टार्टिंग से बना के रखो। और हाँ स्पीड बना के रखोगे तो 3 घंटे में बहुत ईजिली हो जाएगा। मेरा भी हो गया था, इनफैक्ट 5-10 मिनट रह ही गए थे लास्ट में, तो स्पीड बना के रखो, हो जाएगा। दूसरी बात, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। प्रेजेंटेशन में तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी बुक में उन्होंने जैसे कर रखा है, जैसे उन्होंने लिखा है कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, सेम तुम्हें वही कॉपी पेस्ट करना है हर एक क्वेश्चन से पहले। मतलब DT में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके पहले ये चीज़ चिपका देनी है। और जैसे वो लोग प्रेजेंटेशन करते हैं बुक में, बॉक्स वॉक्स बनाते हैं, ये वो सब तुम्हें कर देना है। ठीक है। उसके बाद तुम्हें हर एक क्वेश्चन के बाद नोट्स बनाने हैं। नोट्स में तुम्हें ये लिखना है कि हाँ मतलब क्या क्या तुमने एज्यूम किया है या फिर कैसे उस फिगर तक तुम पहुँचे हो, तो नोट्स बना लेना। वर्किंग नोट भी होते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन में, वो भी बना लेना। उसके बाद मान लो तुमने कोई क्वेश्चन 2 अल्टरनेटिव से बनने वाला था, तो तुमने दूसरा वाला अल्टरनेटिव अगर चूज़ किया है, वो चीज़ तुम्हें नोट्स में क्लियरली स्पेसिफाई करनी है कि हाँ तुमने दूसरा वाला अल्टरनेटिव से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, नोट्स में बता देना, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और उसके बाद जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है, जैसे मान लो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राज, और तुम्हारा आंसर आ रहा है 1,72,000, तो अब उस 1,72,000 को तुम्हें बड़े से बॉक्स में डाल देना है। उससे क्या होगा कि एग्जामिनर उसको क्लियरली देख पाएगा कि हाँ तुम्हारा टोटल इनकम जो है वो बिल्कुल सही आया है। और अगर वो सही होगा तो उसके प्री कॉन्सेप्ट माइंड में ये चला जाएगा कि हाँ इसने पूरा क्वेश्चन सही सही सॉल्व कर रखा है, तो उससे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारी कॉपी पे। या तो बॉक्स में डाल देना या फिर अंडरलाइन कर देना। और मान लो अगर टोटल इनकम उसने पूछ रखा है तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके नीचे में लिख देना कि द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राज इज 1,72,000, और उसको बॉक्स में डाल दो या फिर अंडरलाइन कर दो, जो तुम्हारी मर्जी है वो कर दो, बट वो क्लियरली 1,72,000 दिखना चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है। इससे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बात करते हैं MCQ की। तो MCQ में जो 1 लाइनर MCQ आते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, तो वो तुम ईजिली कर लोगे। बात करते हैं केस स्टडी बेस्ड MCQ की। केस स्टडी बेस्ड MCQ को सॉल्व करने का बहुत ही ईजी अप्रोच है। तुम्हें
टेंथ में याद होगा कि तुमने टेंथ में एक कॉम्प्रिहेंशन आता था इंग्लिश के सब्जेक्ट में। कॉम्प्रिहेंशन आता था, बहुत बड़ा होता था और 4-5 क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते थे। तो हम क्या करते थे, हम पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ते थे, हम पहले वो 4-5 क्वेश्चन पढ़ते थे कि हाँ, जैसे मान लो कि लिखा है कि राम का घर कहाँ पे है, और 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि राज के भाई का नाम क्या है, और उसमें भी 4-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम क्या करते थे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते थे, उसे अपने माइंड में रखते थे, उस हिसाब से कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते थे और उसमें ढूंढते थे कि हाँ, इसका आंसर कहाँ पे होगा, दूसरे का आंसर कहाँ पे होगा। तो तुम्हें सेम वैसे ही करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि GAV ऑफ चेन्नई वाला हाउस निकालो, फिर NAV ऑफ द मुंबई वाला हाउस निकालो। तो तुम्हें वो क्वेश्चन कहीं साइड में लिखना है कि हाँ, ये निकालना है। ऑप्शंस मत देखना, सिर्फ क्वेश्चंस देखना। ऑप्शंस देखोगे तो तुम उसके ऑप्शन के हिसाब से सोचने लगोगे, इसलिए ऑप्शन मत देखना, पहले खुद से सॉल्व करना। और जैसे GAV ऑफ द चेन्नई वाला हाउस क्वेश्चन है, तो तुम्हें चेन्नई वाले हाउस की डिटेल्स देखनी है। और तुम नोटिस करोगे कि डिटेल्स जो होगी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की एक जगह ही रहेगी, मतलब एक पैराग्राफ में। तो वो चीज़ तुम्हें करनी है। सेम ऐसे ही करना, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत MCQ में। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कर लेना, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। जो तुमने पढ़ा है उसी में से होगा। अगर प्रोविजंस बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे करना। और फिर और क्या कर सकते हो, और कुछ कुछ MCQ होते हैं वो बहुत ईजी आते हैं, मतलब केस स्टडी में ही होते हैं, बट वो ईजी होते हैं। तो जिसके लिए तुम्हें केस स्टडी पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए वो तो केस स्टडी, मैं यही बोलूँगा कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना है एक बार। इससे क्या होगा कि जो जो क्वेश्चंस केस स्टडी से रिलेटेड नहीं होंगे वो तुम पहले ही कर लोगे, और जो भी उससे रिलेटेड होंगे वो तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ, इसका आंसर मुझे खोजना है। तो पूरा केस स्टडी रेलिवेंट नहीं होता है, उसका 70% 60% ही रेलिवेंट होता है। तो उससे तुम छांटने लगोगे कि हाँ, क्या मुझे पढ़ना है केस स्टडी में और क्या नहीं पढ़ना है। उससे तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है। ऐसे कर लो। फिर मेरे अटेम्प्ट में एक गेम हुआ था कि उन्होंने पूछा था GAV ऑफ द हाउस, NAV ऑफ द हाउस। अब GAV NAV में से कुछ डिडक्ट करना होता है, तो वो डिडक्ट वाला पोर्शन मेरे को पता था, बट GAV और NAV मेरे से नहीं आ रहा था। अब डिडक्ट वाला पोर्शन, मान लो अगर डिडक्शन 50,000 का था, तो अब मैं चारों ऑप्शंस को मैच करने लगा, GAV के चारों ऑप्शंस और NAV के चारों ऑप्शंस। उसे मैंने देख लिया था कि किस दो ऑप्शन में 50,000 का डिफरेंस है, और फिर मैंने इतना किया और मुझे दो ऑप्शन मिल गए कि हाँ, इसमें 50,000 का डिफरेंस है। तो ऐसे दिमाग लगा के भी कर सकते हो। हाँ, GAV NAV नहीं आ रहा है तो और क्या करोगे, डिडक्शन उसका जो आ रहा है उसे निकाल लो। तो ऐसे कर लो, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। MCQ बहुत ईजी आता है, हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर एग्जाम क्या करना है, आफ्टर एग्जाम तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें सबसे पहले ये भूल जाना है कि टैक्स का पेपर भी था जो हुआ करता था, ये तुम अपने दिमाग से ही निकाल दो। तुम्हारे सोचने से या फिर किसी से डिस्कस करने से तुम्हारे मार्क्स ना इंक्रीज होने वाले हैं ना डिक्रीज होने वाले हैं। जितना तुम्हें लिखा है वही आने वाले हैं, या फिर तुमने गलत लिखा है तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, इसका नुकसान ज़रूर है, अगर तुम उसको डिस्कस कर रहे हो और तुम्हें ये पता चल रहा है कि 5 का B गलत था या फिर 6 का A गलत था, तो वो तुम्हें साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा, और उससे तुम्हारा अगला पेपर भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखो, और जैसे ही एग्जाम देके घर पे आओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो और उसके बाद अगले पेपर में लग जाओ, क्योंकि जितनी जल्दी तुम अगले पेपर में लगोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम होगा और उतना अच्छा मार्क्स तुम स्कोर करोगे। बस दैट्स इट। अब मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। बातें ये हैं कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा करो, और हार्ड वर्क भी करनी इंपॉर्टेंट है, बट स्मार्ट वर्क ज़्यादा करने ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि नोट्स नहीं बनाने हैं, मतलब टैक्स में बनाने हैं बट बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं बनाने हैं। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो नोट्स तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, ऊपर से नोट्स में तुम अपनी लैंग्वेज लिख रहे हो, बहुत ईजी लैंग्वेज लिख रहे हो। तो ईजी लैंग्वेज ICAI को पसंद नहीं है, ICAI को पसंद है बुक की लैंग्वेज, क्योंकि तुम्हारा आंसर जो है ICAI सजेस्टेड आंसर से मैच करता है, और जितना तुम्हारा आंसर उससे मैच करेगा उतना ही ज़्यादा तुम्हें मार्क्स मिलेगा। अब सजेस्टेड आंसर कहाँ से होते हैं, तो ICAI की मटेरियल से होते हैं और कहीं से नहीं होते हैं। इसलिए बुक की लैंग्वेज पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दो। हाँ, टैक्स में तुम नोट्स बना सकते हो। दूसरी बात, पैसे सेव करो। मतलब CA में ऐसा कहा जाता है कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। तो तुम्हें ऐसे भी कहीं भी पैसे वेस्ट नहीं कर देने हैं। जैसे तुम कोचिंग सेलेक्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे कोचिंग चल रहे हैं जो 2 लाख 3 लाख फीस ले रहे हैं। तो मतलब वैसे कोचिंग सेलेक्ट मत करो, वो कोचिंग माफिया है और कुछ नहीं है मेरे लिए। तो अच्छे कोचिंग सेलेक्ट करो, टीचर्स तुम्हें बहुत कम दाम में भी अच्छे मिल जाने वाले हैं। तो वैसे कोचिंग सेलेक्ट करो। और फिर यही सब है। और बहुत लोग पूछते रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दो, ABC एनालिसिस दे दो। तो भाई थोड़ा यूट्यूब पे सर्च कर लो, वो तुम्हें बहुत ईजिली मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट का भी एक स्कैम है। बहुत टीचर्स क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक कंपाइलर बना देते हैं और उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं 2,000 में 3,000 में ईच सब्जेक्ट का। क्यों भाई, तुम्हें इन सब झमेले में नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा रिसर्च करो, यूट्यूब पे मिल जाएगा। या फिर तुम बोलोगे तो मैं बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे डालते हैं, उनका नाम मैं तुम्हें बता दूंगा सब्जेक्ट वाइज, तो वो तुम्हें हेल्प कर देंगे। पैसे फालतू में वेस्ट मत करो कहीं भी।
तो ये रही बात। और जो भी तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं वो तुम कमेंट्स में पूछ लो या फिर इंस्टाग्राम में दे दूंगा, वहाँ पे पूछ लो। और लाइक अच्छे क्वेश्चंस पूछो। जैसे मेरी जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछ के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे मैं कौन सा फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं कहाँ से हूँ, ये वो, तो वो सब से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछो। मेक श्योर कि जो भी तुम क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसका आंसर जान जान के तुम्हें तुम्हारा नॉलेज इन्हेंस हो और वो तुम्हारी एग्जाम में हेल्प करे। मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के तुम्हें कुछ हेल्प नहीं होने वाला है, वो पूछो। और स्ट्रेटजी जो भी पूछनी हो वो पूछ सकते हो। हाँ, टेक्निकल क्वेश्चंस मेरे से मत पूछो। जैसे कोई बच्चे क्वेश्चन पूछने आ जाते हैं कि भैया इसका डिडक्शन कितना होगा, इसका टोटल इनकम कितना होगा, वो सब मुझे याद नहीं है भाई। मतलब तुम्हें जितना पता होगा उससे कम मेरे को पता है अभी, क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो और मेरे पढ़े हुए 3 महीने हो चुके हैं। तो इसलिए मेरे से टेक्निकल क्वेश्चंस मत पूछो। हाँ, मैंने क्या किया है कि एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया है। टेलीग्राम ग्रुप तुम लोगों के लिए ही है, डेडिकेटेड है। हाँ, तुम लोग क्या करना, उसमें अपना क्वेश्चंस पोस्ट कर देना। अगर मैं तो नहीं बता सकता हूँ, बट जो भी उसमें स्टूडेंट्स होंगे वो तुम्हें पक्का हेल्प कर देंगे। मतलब तुम ही लोगों का ग्रुप होगा मोस्टली, तुम्हारे जैसे भी लोग होंगे, तो तुम क्वेश्चंस वहाँ पे डालना, जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस हो वो तुम वहाँ पे डाल देना। और बाकी की जो भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, रिवीजन से रिलेटेड, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो, तुम फील फ्री और तुम कमेंट कर सकते हो, या फिर तुम मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे मैसेज कर लो। दैट्स इट। थैंक यू।